नमस्कार। टीवी 9 बिहार पर खास कार्यक्रम राग बिहारी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान माफ कीजिएगा, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई है और खलबली एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने मचा दी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफ जनसुराज को मिल रही फंडिंग या जनसुराज जो पैसा खर्च कर रही है उसको पैसा कहां से मिल रहा है इस पर तमाम सफाई पेश की है, तमाम जो डेटा है वो जनता के सामने रखा है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर फिर तगड़ा हमला किया और सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर डाली। एक बड़ा आरोप कांग्रेस नेता शिल्पी गौतम के हत्याकांड पर सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने लगाया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इस मामले में संदिग्ध अभियुक्त रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव सरकार में थे तो साधु यादव भी संदिग्ध अभियुक्त थे, उनको बचाने के लिए पूरा मामला खत्म करा दिया गया था। अब भ्रष्टाचार से लेकर डिग्री छुपाने और हत्या के आरोप 6 मामलों में, 6 हत्या के 6 मामलों में आरोपी बता रहे हैं। आखिर इतने तगड़े आरोपों का चुनावों से पहले बीजेपी पर क्या असर होगा और बीजेपी पीके के इन तगड़े आरोपों को किस तरीके से डिफेंड करेगी और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी हैं, उन्हीं से तमाम सवालों के जवाब लेंगे। पंकज जी, सबसे पहला तो सवाल यही, पीके एक के बाद एक सियासी बम फोड़ रहे हैं बीजेपी पर और बीजेपी के नेताओं पर। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और दिलीप जायसवाल पर जिस तरीके से अटैकिंग मोड में है उसका एक तरीके से पैरामीटर जो है या स्केल जो है वो अप करे जा रहे हैं आरोपों का। कितना इंपैक्ट बीजेपी पर इसका पड़ रहा है? देखिए, बीजेपी पर गंभीर असर पड़ रहा है जी। और इस बात से कोई भी इनकार करे, हो सकता है राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी पर गंभीर असर पड़ रहा है, ये सच्चाई है। और एनडीए पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। एक बड़ा मार्के की लाइन कही जा रही है जिस पर हम विस्तार से चर्चा अपने अगले शो में करेंगे बिहार की बात में, कि नीतीश चोर नहीं, ये जान लीजिए, ये प्रशांत कह रहे हैं, नीतीश चोर नहीं तो चोरी कर कौन रहा है। आज भी नीतीश बेदाग है, उन पर कोई दाग नहीं है, लेकिन बात क्या हो रही है कि नीतीश अक्षम है, नीतीश सरकार चला नहीं पा रहे हैं। नीतीश जिस बात के लिए जाने जाते हैं उस बात को लेकर के नीतीश कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, तो आखिरकार उनके इर्द गिर्द के सिपह सलार चोरी कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर खुलेआम कह रहे हैं। पहले वो 200 करोड़ की बात करते थे, अब 500 करोड़ की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हमें अगर ये नोटिस विड्रॉ नहीं किया गया तो आने वाले 5 से 7 दिन में मैं क्या साबित करने जा रहा हूं। आप क्या सोचते हैं, एनडीए में खलबली नहीं होगी? अशोक चौधरी बड़ा चेहरा है, बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी पर सीधे आरोप नहीं, वो कह रहे हैं ये आरोप नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। हम आरोप कहेंगे क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव्ड नहीं है, पर प्रशांत किशोर आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अभियुक्त है। प्रशांत किशोर इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसको जनता किस तरीके से बाय करने जा रही है। और एक के बाद दूसरा धमाका, लगातार नए नए इंफॉर्मेशन लेकर के लोगों के बीच जाना। इधर अशोक चौधरी ने 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा, प्रशांत किशोर 500 करोड़ के चिट्ठा खोलने की बात कह रहे हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, 200 करोड़ की जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। वैभव विकास ट्रस्ट, जी हां, आप जान लीजिए, एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ इससे, आचार्य किशोर कुणाल, जब वो पुलिस थे बड़े ईमानदार जाने जाते थे, उन्होंने बड़े बड़े हत्याओं को एक्सपोज किया था, उसको इन्वेस्टिगेट किया था और एक समय बिहार सरकार हिलने वाली थी, आप जान लीजिए सरकार गिर जाने वाली थी, पर आचार्य किशोर कुणाल कभी डिगे नहीं, कभी हटे नहीं और ये जान लीजिए उनकी बड़ी इज्जत है। और उनसे जुड़ा हुआ ट्रस्ट को लेकर के जिस तरह की बात चल रही है उसको लेकर के निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उसमें भी उठ गया है। जो उसमें ट्रस्ट चलाने वाले लोग हैं उनके बारे में पीके कहते हैं वो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, पर वो खुल करके बताएं कि ट्रस्ट में इतना पैसा आया कहां। पहले कभी 10 करोड़ की जमीन नहीं खरीदी गई और जब से शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं और सायन कुणाल जो कि
किशोर कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल, जो कि इस दुनिया में रहे नहीं है, उनके बीच शादी हुई। पहले एंगेजमेंट हुआ, शादी हुई, बड़ी चर्चित शादी थी। शहर के, राज्य के बड़े बड़े लोग पहुंचे थे, तमाम नामचीन लोग पहुंचे थे। आप जान लीजिए, एक बड़े मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और साथ ही साथ एक पुराने और काफ़ी नामचीन आईपीएस ऑफिसर के बेटे की शादी थी और उसमें लोग पहुंचे थे। लेकिन इंगेजमेंट से शादी के बीच करोड़ों की संपत्ति खरीदी गई और उसको लेकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई है, निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि यह बड़ा भूचाल ला खड़ा किया है। प्रशांत किशोर डर नहीं रहे। प्रशांत किशोर जो बात रख रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है। अब इसका जवाब मैं आपको बताऊं, एनडीए में कोई जोरदार तरीके से दे नहीं पा रहा है। अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर नैरेटिव बनाने में कामयाब हो चुके हैं। जिस तरीके से वो दमदार तरीके से बातों को रखते हैं, डरते नहीं हैं, इससे एक बात तो लोगों को समझ में आ रही है कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है। पर बड़ा सवाल यह है कि उस पर अगर जनता का मुहर चुनाव में लग जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग मानेंगे कि पीके जो कह रहे थे वो सच है। मैं आपको एक बात भविष्य बताना चाहूंगा, लड़ाई दो तरह की होती है। एक लड़ाई होती है आप जनता के बीच जाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, जनता में विश्वास कायम करते हैं और फिर जनता जब आपकी बातों पर मुहर लगाती है तो आप जनता के दिलों को जीतते हैं और फिर सत्ता आपके हाथ आती है। और एक दूसरी बात होती है कि उसमें मेरिट कितना है, सब्सटेंस कितना है, एविडेंस कितना है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर एविडेंस के दम पर आप सजा मुकर्रर कराने में कामयाब होते हैं तो जीत वहां मानी जाती है। और आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत आरोप लगाए थे। तो कई लोग काउंटर अटैक कर रहे हैं पीके पे कि पीके केजरीवाल पार्ट 2 हैं, पर यह बात जान लीजिए ये भी आरोप बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं हो पाता है। हमने खुद सवाल प्रशांत किशोर से बहुत सारे पूछे। हमने उनसे पूछा कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें दम क्या है। उन्होंने कहा कि वो आए और सफाई तो दे दें। उन्होंने कहा कि जो नाम को लेकर के सम्राट चौधरी में कंफ्यूजन है, उनके नाम को लेकर के, उसके बारे में बता तो दें। अब आप देखिए कि ये आवाज उठाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ न्यूज प्रेजेंट कर रहा हूं, आप न्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं, पर आवाज अब एनडीए के भीतर से उठने लगी है। नीरज कुमार खुद पूछ रहे हैं कि आपका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का डिग्री सही है या फेक है। मुझे लगता है सम्राट चौधरी की राजनीति में निश्चित तौर पर एक खलबली तो मच गई है। सम्राट चौधरी भी दबंग नेता है, बिल्कुल दबंगई से बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको घेरा जा रहा है, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी के लिए रास्ता आसान होने नहीं जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है सम्राट चौधरी पर अभी तक, लेकिन फ्रॉड का आरोप है, फर्जी का आरोप है कि आपने अपना नाम चेंज क्यों किया। क्या आप हत्यारे थे और अपने को बचाने के लिए आपने अपना नाम बदल दिया, ये आरोप लग रहा है। आपने फर्जी डिग्री हासिल की या एफिडेविट में जो आपने बात की वो आपकी डिग्री क्या फर्जी है, जरा उसको बताइए। और ये कोई भी आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप जनसुराज के हैं। ये आरोप के बारे में एनडीए के भीतर पूछा जा रहा है। आप जरा समझिए, कोई बाहर का लोग नहीं पूछ रहा है। आर.के. सिंह पूछ रहे हैं, नीरज कुमार पूछ रहे हैं, तमाम जेडीयू के प्रवक्ता पूछ रहे हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जो चुनाव आ रहा है वो आप जान लीजिए जिस तरीके से नेल कर रहे हैं, जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, उससे एनडीए सकते में जी। अब एक सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर क्या चुनाव को हैविली इंपैक्ट करेंगे, ये एक सवाल उठता है। देखिए, इंपैक्ट तो दिखाई पड़ रहा है, परिणाम में क्या दिखाई पड़ेगा ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा, पर इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है। अब काउंटर अटैक पीके पे होता है कि इस तरीके से अगर वो एनडीए पे अटैक करेंगे तो क्या वाकई ममता बनर्जी के यहाँ कोई डील हुआ है, क्या वो आरजेडी की सरकार बनाना चाहते हैं, ये सारे काउंटर अटैक हो सकते हैं। पर आज के दिन में जिस तरीके से एक बार फिर से पीके ने कहा, शिल्पी गौतम की बात उठा दी। याद करिए शिल्पी गौतम की हत्या कब हुई थी, और हत्या हुई थी तो बड़े नामचीन चेहरों का नाम आया था। आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि साधु यादव को बचाने के लिए, ये एक भी शब्द मेरे नहीं, TV9 के नहीं है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि साधु यादव को बचाने के लिए लालू यादव ने सम्राट चौधरी को भी बचाया।
क्योंकि सम्राट चौधरी उस समय आरजेडी में थे। जी। अब एक बात फिर से सामने आ रही है कि भाई ये सम्राट चौधरी कई पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, आरजेडी में थे तो क्या वो भी हत्या करते थे? क्या वाकई उनका इन्वॉल्वमेंट था? ये प्रशांत किशोर किस आधार पर कह रहे हैं? उनके पास कौन सा एविडेंस है? क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया गया था? और अगर डिरेल किया गया था तो कोर्ट में जाएंगे प्रशांत, कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करेंगे प्रशांत। लेकिन चूंकि प्रशांत लंबे समय से ऐसा बोल रहे हैं, और आप जान लीजिए नैरेटिव बनाने में बहुत हद तक कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं जी। इसलिए पूरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट सकते में, बीजेपी के बड़े नेता सकते में, अगर मैं अपने सूत्रों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 14% बीजेपी के वोट में डेंट पहुंचा चुके हैं प्रशांत, और 14 में 12-13% बीजेपी का वोट है, 1% आरजेडी का है या महागठबंधन का है। अब सोचिए आरजेडी तो बहुत खुश हो रही होगी, आरजेडी को लग रहा होगा बैठे बैठाए सत्ता में आ रहे हैं हम। कहा यह जा रहा है 66 से 67 सीट पर बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बेहद खास लोग सीआर पाटिल सह प्रभारी बनकर के पहुंचे। सीआर पाटिल माइक्रो मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाते हैं। आज तक आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वोट से जीतने का क्रेडिट भी उनके नाम पर है, और हर जगह जब उनको भेजा जाता है तो माना जाता है कि प्रधानमंत्री का सीधा दूत पहुंच रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री के अपने खास सिपह सलार अगर बिहार में पहुंच रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से चिंतित है। अमित शाह ने कई राउंड की मीटिंग की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें सरकार चाहिए, तो सरकार बनाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है इस बात को आप समझिए। तो सवाल यह है कि चिंता बीजेपी के टॉप लीडरशिप में, और ये चिंता पहुंचा कौन रहा है, ये परेशान कर कौन रहा है? तो परेशान कर रहे हैं प्रशांत। परेशान आरजेडी नहीं कर पा रही है, परेशान लालू यादव नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष के तौर पर आरजेडी दिखाई नहीं पड़ रही है, लालू दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तेजस्वी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बिना एक विधायक का अगर कोई विपक्ष दिखाई पड़ रहा है तो वो प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है, और ये इतनी बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने माहौल तो बना दिया। अब प्रशांत किशोर कहां स्टैंड करेंगे इसकी भी चर्चा हो रही है। क्या प्रशांत किशोर इस तरह की राजनीति कर बिहार की सत्ता में आ सकेंगे? और अगर ऐसा आएंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे इसको लेकर के मुझे भी हैरानी होगी कि क्या पीके वाकई सत्ता में आ जाएंगे। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। आपके साथ में कई शो किए हैं, चैट किया, आपसे बात की है। प्रशांत के मुद्दे की चर्चा हर जाति में होती है, प्रशांत के मुद्दे की चर्चा हर समाज में होती है। प्रशांत किशोर ज्यादातर लोगों की जुबान पर है। प्रशांत किशोर से कई नेताओं को डर भी लगता है, इस बात को आप जान लीजिए। ये सारी सच्चाई है। उनको लोग ना तो उनको पकड़ते बनता है, ना वो कहते ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। बड़े बड़े बाहुबली को आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की बात होती है वो भागने लगते हैं, वो नाम चुराने लगते हैं। अपने मंच पर पहली बार सम्राट चौधरी ने जोरदार तरीके से ललकारा, मुजफ्फरपुर में जीवेश मिश्रा ने जोरदार तरीके से ललकारा, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रशांत और उनकी सेना बाहर आई और एक बार और जोरदार तरीके से हैवी ब्लो एनडीए को दिया, ये लड़ाई दिखाई पड़ रही है मानो एनडीए और जनसुराज के बीच में हो गई। और याद करिए इतने मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं प्रशांत, पहले ही कहते थे ये लड़ाई मेरी एनडीए से है, वो नहीं कहते थे आरजेडी से। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई प्रशांत आरजेडी को फायदा पहुंचा रहे हैं? ये इस सवाल का भी जवाब चुनाव के बाद मिलेगा, लेकिन ऐसे कई तरह के सवाल हैं। पर एक गंभीर बात यह है जो बीजेपी और मुझे लगता है एनडीए के लोग परेशान हो रहे होंगे कि प्रशांत किशोर ने वाकई बीजेपी के चाल चलन चरित्र और चेहरे पर बड़ा दाग लगा दिया है। क्या बीजेपी इस दाग को धो पाएगी चुनाव तक? मुझे तो नहीं लगता। इसमें एक सवाल ये उठ रहा है सर कि भाई इतने गंभीर आरोप हैं और दिल्ली तक इसका असर है, जैसा आप बता रहे हैं। सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया, तो आखिर सम्राट चौधरी खास करके और दिलीप जायसवाल या अशोक चौधरी, इन नेताओं का होगा क्या? क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट का भी आपने जिक्र किया। अब प्रशांत किशोर तो
प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं और मुझे लगता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट प्रशांत किशोर भी समझते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या यहां पर थोड़ी दुविधा, जो चुनौती थोड़ी और बड़ी होगी? देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से राजनीति बदली है, आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जब से शुरू हुई तो केजरीवाल दूसरे को कहते थे कि तुम चोर हो तो तुम रिजाइन करो। जब उनके पार्टी के लोगों पर आरोप लगने लगा तो वो खुद ही सर्टिफिकेट देने लगे। अब ये बात जो है अब हर पार्टी अपनाने लगी है। अब बीजेपी के अंदर बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। जेडीयू के अंदर अगर नीतीश कुमार वाकई उस तरीके से सक्षम होते या वो समय होता तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि अशोक चौधरी एक दिन पार्टी में नहीं रहे होते। मैं ये आपको बता सकता हूं। सवालों के घेरे में चीफ सेक्रेटरी भी हैं, उनकी सास को भी ट्रस्ट में घेरा गया है कि भाई उस ट्रस्ट में वो भी हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि जिस तरीके से बात चलाई जा रही है, उठाई जा रही है, की जा रही है, क्या किसी नेता का रेजिग्नेशन होगा? अगर मैंने आपको बताया कि अगर पहले की राजनीति होती तो रेजिग्नेशन होता। इसी पार्टी में आडवाणी जी ने रिजाइन किया था ना, लाल कृष्ण आडवाणी ने रिजाइन किया था और एक मापदंड सेट किया था कि अगर किसी राजनेता के कपड़े पे कोई दाग है तो उसको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और वापस तभी आना चाहिए जब उसके कपड़े से दाग धुल गया हो। आडवाणी ने वो सेट किया था और आडवाणी बड़े नेता बन चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसको कोई फॉलो करने जा रहा है? मुझे वर्तमान पॉलिटिक्स में वो दिखाई नहीं पड़ता भविष्य, मैं ये आपको कह सकता हूं। और इसकी दो बड़ी परेशानी है। एक बड़ी परेशानी ये है, इसके दो मतलब हैं जो मैं कहना चाहता हूं। अगर बीजेपी ऐसा करती है या जेडीयू ऐसा करती है तो बीजेपी के भी कई नेताओं पर दबाव होगा। जरा सोचिए, अगर जेडीयू में अशोक चौधरी का इस्तीफा ले लिया जाता है, बीच में चर्चा भी उठी थी, अशोक चौधरी इस्तीफा देते हैं तो क्या होगा? जरा सोचिए, अशोक चौधरी इस्तीफा देंगे तो बीजेपी के नेताओं पर दबाव होगा। सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ेगा, मंगल पांडे को इस्तीफा देना पड़ेगा, दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, संजय जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। सब पे आरोप है ना? तो अब सवाल उठता है कि इन आरोपों को बीजेपी के बारे में कहा जाएगा, जनसुराज जोर जोर से कहेगी देखा हमने जो कहा बीजेपी ने किया, बीजेपी ने मान लिया। और ये सारे चेहरे जो कोर्ट ऑफ लॉ में दागदार साबित नहीं हुए हैं, ये जनता की अदालत में इनको दागदार साबित करने का प्रयास जनसुराज के द्वारा किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बीजेपी मान लेती है तो होगा कि बीजेपी ने डिफीट कंसीड कर ली। बीजेपी नहीं मानती है तो ये होगा कि भाई देखिए कैसी पार्टी हो गई जो सुचिता की बात करती है लेकिन सुचिता के लिए अब कुछ नहीं करती, इनके तमाम नेता दागदार हैं, इनको वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसीलिए बीजेपी के सामने आगे कुआं है, पीछे खाई है। इस कुआं और खाई में बीजेपी कैसे अपने को बचा सके, एनडीए कैसे अपने को बचा सके, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और यकीन मानिए भविष्य जो जो समय आगे बढ़ेगा आप देखिएगा राजनीति बड़ी इंटेंस होती जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तगड़ा होगा। लेकिन आपको याद होगा एक दौर जब सनत जयसूर्या बैटिंग करने आते थे, वो 15 ओवर में वो कालू वितरना और सनत जयसूर्या ऐसा बैट घुमाते थे कि बाकी 35 ओवर में बाकी बैट्समैन को सिर्फ सिंगल और डबल लेना होता था, जीत पुख्ता दिखाई पड़ती थी। यहां पर जनसुराज ने भी ऐसा कर दिया। पहले के कुछ ओवर्स में ऐसी बैटिंग कर दी है घुमा घुमा के कि और लोगों बॉलर्स धाराशाही, अपोनेंट्स धाराशाही दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या अपोनेंट्स फिर से उठ खड़ा होगा? और उसी से टीम के कैरेक्टर का पता चलता है कि टीम किस तरह का है, कैसे वो गिर करके भी उठ सकता है। बीजेपी में ये कला है। अमित शाह जहां चाणक्य हो वहां अमित शाह जानते हैं कि कैसे काउंटर अटैक करना है, कराना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार में प्रशांत की किलेबंदी में अमित शाह घुस करके उस किले को बिल्कुल पूरे तरीके से ध्वस्त कर पाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। और पहले 15 ओवर में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बुरे तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने अपोनेंट को धाराशाही कर दिया। एक बार शिल्पी गौतम भी उठा दिया और उसमें यह बता दिया कि कैसे आरजेडी अपने नेताओं को बचा रही थी। यह आरोप लालू प्रसाद पर भी है। तो इससे लालू प्रसाद भी अछूते नहीं है। और जो बीजेपी अपने को चाल चलन चरित्र चेहरे वाली पार्टी बताती थी या बताती है, उसको जिस तरीके से प्रशांत ने घेरा है, अब
तमाम नेताओं को अपने को डिफेंड करना भी आसान नहीं होगा। और जहां तक अशोक चौधरी का सवाल है, अशोक चौधरी को लेकर के जेडीयू में दो फाड़ है, यकीन मानिए, क्योंकि जेडीयू फिलहाल उतनी सशक्त लीडर वाली पार्टी नहीं दिखाई पड़ती है। एक लीडरशिप क्राइसिस है जो हम क्लियर कट देख पा रहे हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि आने वाले समय में प्रशांत का जवाब बाकी लोग कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, एनडीए कैसे सरकार बनाएगी, बीजेपी उसके लिए अलग रणनीति क्या बनाएगी, क्योंकि उसके सेनापति को ही प्रशांत ने चोटिल कर दिया, आरोप लगा करके घायल कर दिया। अब घायल अवस्था में सम्राट कैसे लड़ेंगे, क्योंकि सम्राट भी लड़ना जानते हैं, सम्राट भी दहाड़ना जानते हैं, पर वो जो पब्लिक परसेप्शन होता है, नैरेटिव होता है, उसका तोड़ क्या निकालेंगे सम्राट, ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए भविष्य में आपको कह सकता हूं कि आने वाली राजनीति बड़ी दिलचस्प दिखाई पड़ेगी, ये आप देख लीजिए। चलिए सर, समय भी हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने तगड़े आरोप लगाए हैं, इसका तगड़ा ही इंपैक्ट होगा और आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप के साथ राजनीति और इंटेंस होगी। लेकिन इस चक्रव्यूह से जो बुन दिया है, कश्मकश बीजेपी और एनडीए के सामने आ गई है। इस कश्मकश से बाहर निकलने के लिए कि भाई करें तो क्या करें, किस तरह की स्ट्रैटेजी और किस तरह की रणनीति एनडीए और बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। तमाम अपडेट सबसे पहले TV9 बिहार के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।